आपके बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपको हम बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। रुधिर दाब किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आपका, रुधिर दाब किसे कहते हैं? रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। जब इसे हृदय द्वारा पंप किया जाता है तो नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है, अर्थात यह धमनियों की दीवार को दबाता है। इसी को रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब का मतलब होता है जो हमारे शरीर में जो नसें होती है उसमें जो रुधिर बहता है, मतलब खून बहता है, उसी को ही हम रुधिर दाब कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, देखते हैं कौन सा है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है या है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, मतलब इसमें कह रहा है या होती है। ठीक है, बात देखिए, जो भोजन हम खाते हैं, इसमें कह रहा है जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। अतः भोजन को गीला करने का कार्य लार द्वारा किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। अतः मुंह से निकलने वाला रस केवल जल न होकर लार ग्रंथ से निकलने वाला लार रस होता है। भोजन को कोमल बनाने का कार्य लार ग्रंथ द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा भोजन को आगे पाचन के लिए तैयार किया जाता है। कह रहा है जो हम खाना खाते हैं उसे एक स्थान, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान से छोटे छोटे टुकड़े में ले जाया जाता है। उसे जो मतलब क्या होता है, लार का काम होता है उसे गीला करना, भोजन को गीला करना लार का कार्य होता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। फिर कह रहा है तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र के मुख्य घटक या मुख्य कोशिका को तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है आपका, मनुष्य में मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? मनुष्य में मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? आपके प्रश्न हर बार पूछा जाता है पेपर में। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के प्रश्न भाग में डायनेसिफिनाल नामक संरचनात्मक की निचली सतह पर स्थित होती है। यह ग्रंथि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के सावड़ पर नियंत्रण रखती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एक जो प्रश्न आपका हो गया। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? इसे एक प्रारंभिक बचाव लिखिए। आप लोगों ने इसे देखा होगा कि मतलब एक घेंगा रोग कैसे हो जाता है, मतलब किस अंतःस्रावी ग्रंथि से में हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, एक प्रारंभिक बचाव लिखिए। इसमें कह रहा है कि गर्दन में एक फोड़ा जैसा हो जाता है, उसे ही घेंगा रोग कहते हैं। मतलब उसे जो हमारी गर्दन में होता है एक मोटी सी खल जैसी लटकने लगती है, उसी को ही घेंगा रोग कहते हैं। कह रहा है थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आयोडीन की उचित मात्रा का उपयोग करने से इस रोग से बचा जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है आपके। फिर दूसरा देखते हैं, आयोडीन युक्त न खाने पर मानव में कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में होता है? आयोडीन युक्त नमक न खाने पर मानव में घेंगा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन
हार्मोन्स में आयोडीन होता है। मतलब जब जो लोग आयोडीन नमक नहीं खाते, मतलब आयोडीन नमक ना खाने से घेंगा रोग हो जाता है, मतलब इसीलिए आयोडीन नमक भी खाना भी चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा होगा, मुकुलन द्वारा जनन का एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका रूपी उभार या मुकुल निर्मित होते हैं। छोटे कलिका रूपी उभार या मुकुलन निर्मित होते हैं जो कोशिका से पृथक होकर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती है। ईस्ट में से ये मुकुल मात्र कोशिका से अलग हुए बिना हुए ही नए मुकुल का निर्माण करते हैं, जिसमें एक ही ईस्ट कोशिका पर मुकुलों या कलिकाओं का श्रृंखला बना जाती है। ये पर सारे आपके इम्पोर्टेंट है, इसे देख लेना। ठीक है।